परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी जमकर हमला बोला। तेलंगाना के संगारेड्डी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन इसलिए परेशान है क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके काले कारनामों पर लगाम लगा दी है और इसलिए परिवार के बहाने उन्हें गालियां दी जा रही हैं। ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? यही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। मोदी ने कहा कि विपक्ष के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, जबकि उनके लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि परिवार वाली पार्टियों ने देश के नौजवानों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि परिवारवादी दल खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए बुढ़ापे तक कुर्सी से चिपके रहते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे। तो उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा? पीएम मोदी ने कहा कि वो देश की राजनीति में लगातार ईमानदार युवाओं को मौका दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी। अब की बार लेकिन उन्होंने अपनी महीने की सैलरी को भी जनता की सेवा में लगा दिया। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि परिवार वाली पार्टियों ने महंगे गिफ्ट के जरिए काले धन को सफेद किया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशा खाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इमोशनल अपील भी की। आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि उन्होंने गिफ्ट की नीलामी से करीब 150 करोड़ रुपए लोगों की सेवा में लगा दिए। आज प्रधानमंत्री मोदी पूरे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने परिवारवाद पर चुन चुन कर निशाना साधा, बिना किसी का नाम लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने काला धन जमा किया और आलीशान घर बनाए, लेकिन उन्होंने आज तक अपना एक घर तक नहीं बनवाया। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कहा कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार हैं। मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी
ये मोदी का परिवार है। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से मैं हूं मोदी का परिवार के नारे भी लगवाए। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में करीब 7,000 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वहां रोड शो भी किया। इस दौरान रास्तों के दोनों तरफ सैकड़ों लोगों ने पीएम मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। जय श्री राम, जय श्री राम। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा की। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट से इस्तीफा देने के बाद पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे। वो 7 मार्च को पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर और विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। राहुल गांधी की गुजरात में यात्रा से पहले कल दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अभिनंदन, आपका स्वागत। कांग्रेस नेता और वाराणसी से पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। वो 2004 से 2009 तक वाराणसी से सांसद रहे। आज रविशंकर प्रसाद ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। हिमाचल में अयोग्य घोषित किए गए 6 कांग्रेसी विधायकों ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी चंडीगढ़ में अयोग्य विधायकों से मुलाकात की। आप इनको मनाने आ रहे हैं कि इनके साथ ही? और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने हिरासत में लिया शाहजहां शेख को। आज ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को, जो ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ था, उसको सीबीआई को ट्रांसफर किया था और अब सीबीआई की हिरासत में शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल से। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे मामले को, यानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने इनकार कर दिया फौरन सुनवाई से। लेकिन अब सीबीआई की हिरासत में शाहजहां शेख। और इस खबर से जुड़ा हुआ हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ और 4 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है। शपथ लेने वालों में बीजेपी से 2 मंत्री हैं, एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से और एक मंत्री आरएलडी के कोटे से बनाया गया है। बीजेपी से दारा सिंह चौहान और साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली और आरएलडी से मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया। योगी कैबिनेट के विस्तार में लोकसभा चुनाव की रणनीति झलकती है। इसमें ओबीसी और दूसरी जातियों का ख्याल रखा गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ओबीसी समुदाय से आते हैं। पूर्वांचल में इनका खासा असर है। इनके मंत्री बनने से पूर्वी यूपी की 7 से 8 लोकसभा सीटों पर असर जरूर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान भी ओबीसी की नोनिया जाति से हैं और ये भी पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं। आरएलडी के अनिल कुमार को मंत्री बनाकर बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की है। अनिल कुमार दलित जाटव जाति के हैं। इनको मंत्री बनाने का मकसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के वोट बैंक को काटना भी है, साथ ही पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक को पाले में लाना भी है। सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। सुनील शर्मा का भी पश्चिमी यूपी में असर है और ये लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया। क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर लीक होने से योगी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है और पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटाकर राजीव कृष्ण को पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अब उन्हें डीजी विजिलेंस के साथ साथ भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजीव कृष्ण को ये जिम्मेदारी इसलिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपी है क्योंकि उनकी गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के तौर पर की जाती है। साल 2004 में आगरा एसएसपी के तौर पर उन्होंने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था और बीहड़ के अपराधियों का सफाया कर दिया था। इसलिए सरकार ने उन्हें इस बार पेपर सॉल्वर गिरोह के सफाई की जिम्मेदारी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात के निर्देश दिए हैं कि एक भी अपराधी किसी भी कीमत में बचना नहीं चाहिए।
और चर्चा इस बात की भी है कि आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी कर ली गई है और इसीलिए यूपी एसटीएफ की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए देश भर के तमाम बड़े शहरों में छापा मार रही है। चूंकि 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर लीक होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी और सरकार ने 6 महीने बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा फिर से कराने का फैसला किया है। लेकिन पेपर लीक होने से 48 लाख छात्रों को जो परेशानी उठानी पड़ी है, इसके बाद सरकार का रुख बेहद सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्लान बनाया है। मतलब जो लोग पेपर लीक कराने में शामिल रहे हैं, उनकी शामत आना बाकी है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जिन्होंने यूपी पुलिस का पेपर लीक कराने का दुस्साहस किया है, वो न घर के रहेंगे न घाट के। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने की वजह से कोई परीक्षा रद्द की गई है। इससे पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर पहले ही लीक हो चुके हैं। हाल ही में ARO परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2 मार्च को परीक्षा रद्द कर दी थी। इससे पहले 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नवंबर 2021 में यूपी TET का पेपर लीक हुआ, जिसमें 26 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है, जिसमें 11 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। फरवरी 2018 में यूपी PCL का पेपर लीक होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। वहीं 24 जुलाई 2017 को SI परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है, जिसमें 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। पेपर लीक होने का यह सिलसिला पिछली सरकारों में भी जारी रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मार्च 2015 में यूपी सिविल सेवा परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वहीं जून 2014 में CPMT का पेपर लीक हुआ था। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ ये सख्ती अब राजस्थान में भी देखने को मिली। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नकल करके नौकरी पाने वालों पर बड़ा एक्शन लिया और राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा में नकल करके नौकरी पाने वाले 15 ट्रेनी दारोगा हिरासत में ले लिए गए। इस मामले में SOG ने कई ऐसे खुलासे किए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। SOG ने खुलासा किया कि SI भर्ती परीक्षा का टॉपर नरेश अपनी मेहनत से नहीं बल्कि पेपर लीक होने की वजह से टॉपर बना। आरोप है कि जो 15 ट्रेनी दारोगा पकड़े गए हैं, उन्होंने पेपर लीक की वजह से लिखित परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास किया। चयनित किए गए थानेदारों में कई तो ऐसे हैं जिन्हें सामान्य सवालों के जवाब तक नहीं पता। 2021 का RPSC का सब इंस्पेक्टर परीक्षा हुआ था, उसमें इस गैंग ने पेपर आउट करके और विभिन्न लोगों को की समेत उपलब्ध कराया था, जिसके बेसिस पे वो परीक्षाओं में सिलेक्ट हुए हैं। SOG की टीम अब सभी 15 ट्रेनी दारोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई SI परीक्षा को आउट कराने वाले मास्टरमाइंड की तलाश भी की जा रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। इजरायल की उत्तरी सीमा के पास मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। केरल का रहने वाला मृतक 2 महीने पहले ही इजरायल आया था। मौत की खबर के बाद विदेश मंत्रालय ने इजरायल में मौजूद भारतीयों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। कल ही शहबाज ने PM पद की शपथ ली। लखनऊ के आसपास के इलाकों को राज्य राजधानी क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। जैसे दिल्ली से सटे जिले NCR में आते हैं, उसी तरह अब लखनऊ और उससे जुड़े 5 जिले SCR में आएंगे। बिहार के गया में तकनीकी खराबी के कारण सेना का एयरक्राफ्ट खेतों के बीच गिर गया। एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जमीन पर गिरे एयरक्राफ्ट को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। 6 मार्च की डेडलाइन से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा है। इस पर कांग्रेस ने सरकार और SBI को घेरा और आरोप लगाया कि बीजेपी को भेद खुलने का डर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब SBI क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक न हो पाए। SBI को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले SBI क्यों जागा?
क्या एसबीआई को 25 दिन का टाइम लग गया ये सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब एटीएम, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले एसबीआई को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने एसबीआई से 6 मार्च तक चुनावी चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची। उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। राहुल गांधी उज्जैन में दाखिल होते ही सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने गए। इस दौरान उनके माथे पर तिलक और गले में फूलों की माला थी। दर्शन करने के बाद राहुल गर्भगृह के बाहर महाकाल मंदिर के आंगन में बैठे, जहां पुजारियों की उपस्थिति में उन्होंने पूजा अर्चना की। लेकिन राहुल गांधी के महाकाल के दर्शन करने पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर का न्योता ठुकराने की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। राम मंदिर का न्योता ठुकराने की कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। अब इसकी माफी मांगे सार्वजनिक रूप से। मध्य प्रदेश के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात पहुंचेगी। अगर आपको टैटू अच्छे लगते हैं और आप भी टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है और आपको ध्यान से देखनी चाहिए। अमेरिकी साइंस जर्नल एनालिटिकल केमिस्ट्री में छपी रिपोर्ट के मुताबिक टैटू की वजह से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है टैटू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही में घुले खतरनाक केमिकल्स। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टैटू की कुछ स्याही में पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का केमिकल होता है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस केमिकल का इस्तेमाल टैटू की स्याही को शरीर पर जमाने में किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्याही में मौजूद केमिकल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर देते हैं। साथ ही स्याही में इस्तेमाल केमिकल से किडनी और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की सलाह है कि टैटू बनवाने से पहले स्याही में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और उनसे होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल हादसे से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। मॉल के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने अब दावा किया है कि हादसे में मारे गए शकील के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। चूंकि मृतक हरेंद्र और शकील के परिवार ने मॉल में ग्रिल गिरने से हुई घटना को हत्या से जोड़ा था और मॉल मालिक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे, इसलिए मामला बढ़ता देख मॉल प्रबंधन ने मुआवजा देकर मामले को निपटाना ही ठीक समझा और शकील के परिवार वालों के जख्मों पर 25 लाख रुपए का मरहम लगाया। हाँ, शकील के परिवार से मुलाकात हुई है? मुलाकात हो गई है, क्या मिल के आ गए हम लोग। अच्छा, मिल के आ गए जी। क्या मदद दी आप लोगों ने? कर दिया उनको हमने, उनको भी उनको जो उन्होंने क्या मदद दिया, कैसे उन्होंने मांगा था हमने कर दिया। क्या मांगा था? देखिए अभी मुझे अच्छी तरह मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन उनको कर दिया था। क्या मदद किया आपने, बताएंगे आप? देखिए उनकी मदद हुई थी, मदद हमने उनको कर दी है। कितने पैसे दिए गए मुआवजा के तौर पे? उनको हमने लगभग 25 लाख का उनको मुआवजा दिया। शकील के परिवार को 25 लाख दिया गया। ब्लू सफायर मॉल के मैनेजर ने दबी जुबान में ही सही, लेकिन ये कबूल किया कि शकील के परिवार को मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन मृतक हरेंद्र भाटी के परिवार से अभी तक बात नहीं बन सकी। रविवार को जब लोहे की ग्रिल गिरी थी तब हरेंद्र भी उसके नीचे दब गए थे और उनकी मौत हो गई थी। इसलिए ब्लू सफायर मॉल के प्रबंधक परिवार वालों का दुख बांटने हरेंद्र के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की और फिर घर की महिलाओं के सामने जाकर हाथ जोड़कर घटना पर दुख भी जताया। लेकिन हरेंद्र के परिवार से मुआवजे को लेकर क्या बातचीत हुई, इस पर वो कुछ नहीं बोले। शकील के परिवार को 25 लाख दिया गया और हरविंदर के परिवार को? बातचीत कर रहे हैं हम, अभी बातचीत करेंगे अभी। चूंकि रविवार को हुए हादसे के बाद मॉल के मेंटेनेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए मॉल प्रबंधन भी जल्द से जल्द मामले को निपटाना चाहता है। मॉल के मालिक नहीं चाहते कि मामला बढ़े और मॉल की बदनामी हो। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे। शादी के लिए कोर्ट ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को कस्टडी पैरोल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद दोनों इसी महीने की 12 तारीख को शादी के बंधन में बन जाएंगे। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है, यानी इस दौरान पुलिस वाले उसके साथ मौजूद रहेंगे और 6 घंटे की अवधि खत्म होते ही उसे फिर से हिरासत में ले लिया जाएगा। दिल्ली के द्वारका कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा 12 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। संदीप को 6 घंटे के लिए पैरोल मिला है। दोनों की शादी दिल्ली के द्वारका में पुलिस की सख्त सुरक्षा में होगी। शादी के अगले दिन यानी 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश है। इसके लिए भी कोर्ट ने काला जठेड़ी को कस्टडी पैरोल दी है।
यानी पैरोल के दौरान गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ काफी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और पंजाब में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। बताया गया कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की मुलाकात 2020 में हुई थी और बाद में दोनों में प्यार हो गया था। संदीप अनुराधा के फराटेदार अंग्रेजी पर फिदा हुआ। साल 2020 में फरारी के दौरान दोनों की प्रेम कहानी परवान चढ़ी और अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का रहने वाला है और अपराध की दुनिया में वो पिछले 15-16 सालों से शामिल है। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती जैसे कई मामलों में आरोपी है। 7 लाख के इनामी गैंगस्टर पर दिल्ली पुलिस ने मकोका लगाया था। वहीं लेडी डॉन अनुराधा करीब 9 साल पहले राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के गैंग को ऑपरेट करती थी, लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसने बलबीर बानुड़ा का हाथ थाम लिया। बलबीर बानुड़ा के पकड़े जाने के बाद अनुराधा लॉरेंस के संपर्क में आई और फिर काला जठेड़ी के साथ मिल गई। दावा है कि अनुराधा अपराध की दुनिया से दूरी बना चुकी है और अभी वो काला जठेड़ी के परिवार को संभाल रही है। मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। अब ऐसे मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने चक्षु और DIP यानी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म नाम के 2 प्लेटफॉर्म्स शुरू किए हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुई साइबर ठगी की शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको sancharsaathi.gov.in वेबसाइट खोलनी होगी। इन वेबसाइट पर जाकर आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। वहां आपको चक्षु नाम का एक आइकन दिखेगा, जिसे क्लिक कर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चक्षु पर पहला सवाल दिखेगा कि आपसे कैसे संपर्क किया गया, SMS के जरिए, कॉल के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए। इन तीनों विकल्पों में से आपको कोई एक विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आपके साथ हुई ठगी के बारे में सवाल किया जाएगा। इसमें सेक्सटॉर्शन, OTP फ्रॉड, KYC, ऑनलाइन लॉटरी, ऑनलाइन जॉब या धमकी जैसे विकल्पों में से कोई एक आपको चुनना होगा। इसके बाद अपनी शिकायत के सबूत के तौर पर आपको अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट अटैच करना होगा। साथ ही आपको धमकी देने या ठगने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज करवाना होगा। शिकायत दर्ज होते ही वो नंबर जहां भी एक्टिव होगा वहां के लोकल पुलिस स्टेशन के पास ये शिकायत चली जाएगी। इसके बाद उस नंबर की मदद से पुलिस और दूसरी एजेंसियां ठगी में शामिल व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगी। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर खाने से तबीयत बिगड़ने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। माउथ फ्रेशनर खाने से 5 की ऐसी हालत बिगड़ी कि उनके मुंह से खून आने लगा, जिसके बाद फौरन सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी हम एक बार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बताया गया कि एक परिवार के 5 लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। खाने के बाद उन्हें माउथ फ्रेशनर के तौर पर ड्राई आइस दी गई, जिसे खाने से सभी लोगों की हालत बिगड़ गई। इलाज के बाद 2 लोगों को तो डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 3 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक आदमी तो ICU में है। एक व्यक्ति अभी भी ICU में है। अभी वो ICU मॉनिटरिंग के अंदर ही है, ट्रीटमेंट उनका चल ही रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गगनदीप नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चलिए अब आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर ड्राई आइस क्या होती है और इसे खाने से 5 लोगों की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी। ड्राई आइस एक तरह की सूखी बर्फ है जिसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। इसे ऐसे समझें कि सामान्य बर्फ को जब हम मुंह में रखते हैं तो वो पिघलकर पानी बनने लगती है, लेकिन ड्राई आइस जब पिघलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है और शरीर के संपर्क में आने पर ये वहां के टिश्यूज और सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। जानकारों के मुताबिक ड्राई आइस खाने पर आदमी बेहोश हो सकता है और कुछ मामलों में उसकी मौत तक हो सकती है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट ड्राई आइस को सीधे छूने के लिए भी मना करते हैं। ड्राई आइस का इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है और मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल होता है। गुरुग्राम की घटना में रेस्टोरेंट के वेटर ने गलती से ड्राई आइस को मिश्री समझ लिया और ग्राहकों को माउथ फ्रेशनर के तौर पर दे दिया, जिसे खाते ही 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उनके मुंह से खून आने लगा। Zee News।